नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फतेहाबाद में परमाणु संयंत्र की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। सीएम सैनी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में उत्तर भारत के पहले परमाणु संयंत्र की प्रगति की समीक्षा हुई है। एनपीसीआईएल की गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना हरियाणा समेत उत्तर भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगी। हरियाणा की यह परियोजना पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत को परमाणु ऊर्जा की दिशा में अग्रणी बनाने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य के लोगों को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और बिजली जाने या कट के संबंध में संबंधित एसई को रोजाना एक रिपोर्ट ऊर्जा मंत्री के कार्यालय में भेजनी होगी। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि उनके इन निर्देशों के संबंध में अगर किसी भी अधिकारी द्वारा कोई कोताही बरती गई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य में बिजली की आपूर्ति के लिए करीब 16,000 मेगावाट बिजली की जरूरत रहती है और 16,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था हुई है। और बहुत पहले से ये जो पीक आवर्स में कटिंग होते हैं ट्रांसफार्मर खराब है। मैंने जिस दिन मैं मंत्री बना था, मैंने उसी दिन इनको कह दिया कि सारे ट्रांसफार्मर्स की ऑगमेंटेशन, यानी अगर लोड ज्यादा है कहीं पर तो वहां 100 kV का लगा हुआ है तो तुम 200 kV का बहुत ज्यादा कर भी चुके। पावर की हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी अपनी जनरेशन भी है, हमारे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स भी है लाइट लेने के लिए, और मैक्सिमम जो आवश्यकता पड़ती है वो 16,000 मेगावाट की। उधर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 15 जून सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में धन्यवाद रैली में लोगों को संबोधित करेंगे, जिसके साथ साथ रेवाड़ी को 250 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेवाड़ी में नवनिर्मित जिला जेल और भाड़ाबास रोड स्थित आरओबी के उद्घाटन के साथ साथ रेवाड़ी में बनने वाले नए बस स्टैंड का भी शिलान्यास करेंगे, जिसका बजट हो चुका है और इस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। इसी के साथ विधानसभा कोसली में भी अब तक किए गए विकास कार्यों का उद्घाटन किया जाएगा। जिला रेवाड़ी में जलभराव और पेयजल जैसी विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाते हुए मुख्यमंत्री से भी इन मुद्दों पर जल्द काम शुरू करवाने की मांग रखेंगे। रेवाड़ी जिले ने भरपूर मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, और रेवाड़ी नहीं बल्कि पूरी दक्षिणी हरियाणा ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। उसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री जी जनता का धन्यवाद करने आ रहे हैं, उसी तर्ज में रेवाड़ी में भी आ रहे हैं। तो उस अवसर पे बहुत सारे शिलान्यास, बहुत सारे उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। उनके साथ में हमारे इस क्षेत्र की आन बान शान राव इंद्रजीत केंद्रीय मंत्री रहेंगे, बहन आरती राव जी रहेगी, बाबा बालकनाथ रहेंगे, बाबा कालीदास जी रहेंगे, और दक्षिणी हरियाणा के लगभग सारे चुने हुए विधायक भी उस मंच पे आएंगे। उधर भिवानी में हरियाणा अनुसूचित आयोग के तत्वाधान में आयोजित हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि भाजपा ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को
सही मायने में सम्मान दिया है। भाजपा सरकार एससी वर्ग के हितों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को योजनाओं का लाभ देना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुजर भी मौजूद थे। हरियाणा प्रदेश में चल रहे हैं, उनका सबसे मूल जो है उद्देश्य यही है कि संविधान के बारे में जागरूक करना। जो एक पीछे एक नैरेटिव जो फैलाया गया था कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो मैं तो सिर्फ एक ही बात के उदाहरण से जो है आप लोगों को बताना चाहूंगा, जनमानस को बताना चाहूंगा कि जो सरकार 1966 में हरियाणा बना था, 1966 के बाद लगातार जो हमारे संगठन लगातार जो इस प्रकार की मांग करते रहे कि हरियाणा में एससी कमीशन का गठन हो, हरियाणा में एससी कमीशन का गठन हो। लेकिन जितनी भी सरकारें रही उन्होंने किसी प्रकार से इस प्रकार की कोई बात को नहीं सुना। लेकिन जब माननीय मनोहर लाल जी की सरकार जब आई तो उन्होंने इस बात को जो है समझा और उन्होंने तुरंत प्रभाव से जो है एससी कमीशन का गठन किया। और एससी कमीशन का गठन करने का सीधा सीधा मतलब है संविधान के सम्मान में पूरे हरियाणा प्रदेश में एक मुहिम चली हुई है कि आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को पता होना चाहिए कि संविधान का सम्मान किसने किया, संविधान का अपमान किसने किया। जिस पार्टी और जिस पार्टी के नेताओं ने संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को भी ना छोड़ा हो, जिसको पीड़ित और प्रताड़ित करने में वो भी पीछे ना रहे हों। 1952 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने चुनाव लड़ा मेंबर पार्लियामेंट का। पूरी कांग्रेस ने इकट्ठा होकर षड्यंत्र रच के बुरी तरीके से उसको हरवाने का काम किया। बावजूद उसके 1954 में एक लोकसभा की सीट खाली हुई, पंडारा सीट, जब वहां से बाबा साहब ने दोबारा से नामांकन भरा तो हामी भर के कांग्रेस ने कि आप नामांकन करो, हम आपकी मदद करेंगे और आपको मेंबर पार्लियामेंट बनवाएंगे। लेकिन बावजूद उसके एक षड्यंत्र रच के झूठ बोलकर, संविधान निर्माता से झूठ बोलकर फिर से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना पीए उनके खिलाफ खड़ा कर दिया और बुरी तरीके से उनको हरवाने का काम किया। उधर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज मामले में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे छात्रों को कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का भी समर्थन मिला है। सुरजेवाला ने पीड़ित छात्रों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि एचएयू और एबीवीपी और बीजेपी की गुंडों का अड्डा बन गई है, जो हरियाणा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरनारत छात्रों पर जो है बेरहमी से लाठियां बरसाना और फिर रात में कुलपति की शह पर चीफ सिक्योरिटी गार्ड और फैकल्टी के लोगों द्वारा छात्रों पर लाठी डंडे बरसाना देश की यूनिवर्सिटी में पहली बार देखने को मिला है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एबीपी और भाजपा के गुर्गों का अड्डा बन गई है। ये हरियाणा प्रदेश का दुर्भाग्य है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एबीवीपी के पटके पहनकर उनके निर्देश से कृषि विश्वविद्यालय के बच्चों के सर फोड़े जाते हैं। पिछले मंगलवार को जो हुआ वो शायद हरियाणा की यूनिवर्सिटीज में बहुत वर्षों से नहीं हुआ। पहले दिन में बच्चों को बेरहमी से जानवरों की तरह पीटा गया सुरक्षा गार्ड्स के द्वारा, और शाम को जो हुआ वो तो कभी शायद हुआ ही नहीं। हिसार की चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के गेट 4 पर जो है चल रहे धरने का आज 5वां दिन है। लगातार छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि हमारी स्कॉलरशिप पहले की तरह ही मिलनी चाहिए और जिन लोगों ने बच्चों पर लाठीचार्ज किया है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिसके चलते आज संयुक्त किसान मोर्चा ने छात्रों को समर्थन दिया। किसान नेता रवि आजाद ने बच्चों से मिलकर जो है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि हम यहाँ बच्चों को समर्थन देने के लिए आए हैं, अगर छात्रों को इंसाफ नहीं मिला तो हम यहीं पर बैठने का काम करेंगे। और रात में भी यहाँ एचएयू के अंदर जो खूनी संघर्ष हुआ और ये जो पॉलिसी का विरोध कर रहे थे, पॉलिसी की वापसी की मांग कर रहे थे, उन स्टूडेंट्स के जिस तरीके से सिर फोड़े गए, उनके हाथ और पैरों पर चोट मारी गई, उसके बाद से स्टूडेंट लगातार यहाँ 4 नंबर गेट पे धरने पर बैठे हैं।
और विपक्ष के लोग हैं या किसान संगठनों के लोग हैं या दूसरे संगठन हैं, सब लोग यहां आकर के समर्थन देने का काम कर रहे हैं। आज हम भी साथ देने की घोषणा करते हैं और हमने ये कहा है कि वीसी को यहां से हटाया जाए और रजिस्ट्रार, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर प्रोफेसर राधेश्याम और सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में असिस्टेंट प्रोफेसर राधेश्याम को निलंबित कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी की जांच में सामने आया कि असिस्टेंट प्रोफेसर राधेश्याम का व्यवहार अशोभनीय था। बता दें कि 10 जून को हुए लाठीचार्ज का एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में यही असिस्टेंट प्रोफेसर हाथ में लाठी लिए छात्रों के पीछे दौड़ता हुआ दिखा था। बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर पर 2 छात्रों के सिर फोड़ने का भी आरोप लगाया गया था। निलंबन अवधि के दौरान अब असिस्टेंट प्रोफेसर हेडक्वार्टर बावल एग्रीकल्चर कॉलेज में रहेगा। कि जो हम यहां देखने लग रहे और जो हमारा अनुभव है उसके आधार पे 2-3 बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं और वो बात ठीक लगे तो मान लियो, ना ठीक लगे तो कोई बात नहीं। पहली बात तो ये है कि भाई स्टूडेंट का आंदोलन पूरे देश में बिल्कुल जीरो हो रहा और यहां इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई कि आपने हिम्मत दिखाई। मैं तो ये चाहता हूं आप लोग जितने हमारे भाई बहन बैठे हो, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष जो है देखने को मिला है, जिसमें जमकर लात घूंसे और चाकू चले हैं। हमले में 12 से 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, पीड़ितों से जो है पुलिस ने उचित कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं बता दें आपको कि दूसरी तरफ चौकी प्रभारी तुषार कांत का कहना है कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। बोला था हमने कि अपने धुएं को ऐसे थोड़ी सी पल्ली तरफ कर ले, पाइप को दूसरी तरफ लगा ले। हमारी गाड़ी खड़ी होती थी। पाइप को किस चीज का पाइप था? इंजन का। इंजन का? हाँ जी। क्या चल रहा था? कहाँ की घटना है ये? गुप्ता होटल के पास की। अच्छा, क्या चल रहा था? इंजन का क्या हो रहा था? उसमें मतलब गन्ने का जूस चलाते थे वो। अच्छा। गन्ने के जूस इंजन को जब रेस देते थे ना तो सारा धुआं काला काला वो गाड़ी के ऊपर जाता था जी। उस पर काले काले धब्बे लग जाते थे, स्क्रैचेस पड़ते थे जब साफ करते थे। तो उसके लिए बोला था भैया ने, इन्होंने कि भैया ऐसे पल्ली तरफ लगा ले, या तो रास्ते साइड लगा ले या फिर जिनकी गाड़ी थी। अच्छा। मेरे जी लगते हैं वो। रविंदर सिंह, सिविल हॉस्पिटल बल्लभगढ़। डॉक्टर साहब, अस्पताल में कुछ लोग आए हैं घायल अवस्था में, क्या कुछ मामला है? क्या कुछ आपस में लड़ाई झगड़े का मामला था और गुप्ता होटल में लड़ाई हुई है और इसमें करीब 6-7 लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें से अशोक, एक का नाम अशोक है, दिनेश है, कमल है, अर्जुन है, नकुल है, दीपक है। अच्छा, कितने इंजरी आई है? क्योंकि आरोप है कि वगैरह भी इस्तेमाल किए गए हैं। अभी इस बारे में कहना संभव नहीं है। 2 पक्षों का आपस में झगड़ा हुआ है। अभी ये इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल बल्लभगढ़ में आए हैं। दरखास्त अभी किसी ने देनी है, अब जांच होगी, आगे सरकार देंगे, जो भी कार्रवाई होगी वो करते हैं। किस बात को लेकर झगड़ा होगा? पूछताछ होता है? अभी कुछ नहीं बता पाए ये लोग, तब कुछ भी अभी कुछ बताया नहीं। जैसे कोई बयान देंगे हम उस पर कार्रवाई प्रॉपर करेंगे। बताया जा रहा चौकी से मात्र कुछ जो है कदम की दूरी पर, यानी कुछ मीटर की दूरी पर ही पूरा झगड़ा हुआ है। चप्पू भी निकाले गए हैं। ये मोहना रोड का मामला है जी, जहाँ पर ये झगड़ा हुआ है। महेंद्रगढ़ की माजरा चुंगी पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सिसोठ गांव निवासी संदीप पुत्र सरदार सिंह उम्र 26 वर्ष के रूप में हुई है। संदीप शादीशुदा था और उसकी 2 साल की एक बेटी भी है। वह रतन कॉम्प्लेक्स में रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाता था। संदीप अपने परिवार का इकलौता पुत्र था। पिता का निधन तब हो गया था जब संदीप सिर्फ 3 साल का था।
अब इस हादसे में परिवार पर एक और गहरा सदमा छोड़ दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को कब्जे में ले लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। संदीप के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और मामले की जांच की जा रही है। और जो ये मोटरसाइकिल में हमारे गांव का ये गया था, इसका बीजा चला रहा था और ये पीछे बैठा हुआ था। इनने कुछ सामान लेने खातर मोटरसाइकिल ने साइड में रोकता है और वो उनको बटे सामान लेने चले गए। और जब जो सामान देखे सामान लेने तो पीछे से कोई रोंग साइड से गाड़ी आकर उनको टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद में गाड़ी का नंबर ये तो। अच्छा, मृतक का क्या नाम था? क्या मृतक को नाम संदीप तोरी, बाप को नाम सरदार सिंह का बाप को नाम भवानी जी। हाँ। कितने बच्चे उसके है? एक कार और ये साइड में खड़ा हुआ था संदीप कुमार। ये 12/6 को एक्सीडेंट हुआ था, जो आज वो एक्सपायर हो गया। इसके बयान पे कार्रवाई की उसके साड़ा के बयान पर कार्रवाई। तो सर कहाँ का रहने वाले थे? ये सिसोट। और झज्जर में बाइक की डिग्गी से पलक झपकते ही 3 लाख रुपए चोरी हो गए। चोरी करने वाला कौन है और कहां रहने वाला है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज से आरोपी तक पहुंचने का प्रयास किया है। घटना का शिकार झज्जर की INA कॉलोनी में रहने वाला रमेश नामक युवक हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी और FIR में दर्ज शिकायत के अनुसार रमेश अपने खाते से 3 लाख रुपए निकलवाने गया था। पैसे निकलवाने के बाद में उसने यह रुपए बाइक की डिग्गी में रख दिए, लेकिन जब उसने दुकान के बाहर खड़ी बाइक की डिग्गी खोलकर देखा तो उसे वहां से रुपए गायब मिले। उसने उसी समय डायल 112 पर इसकी सूचना दी। थाना प्रभारी का यह कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और इस बारे में जो है सिटी पुलिस और CIA और साइबर की तीनों टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही आरोपियों की पहचान की जाएगी। हमारे को एक कॉल प्राप्त हुई थी रमेश के नाम से, जो रमेश सन ऑफ अमर सिंह, उसने अपने PNB ग्रामीण बैंक से कोसली रोड से 3 लाख रुपए निकलवाए थे। जो 3 लाख में से उसने 1.5 लाख रुपए भी अपना PNB बैंक में डलवाने के लिए गया था। जो PNB बैंक ने कहा कि आप अपना पैन कार्ड लेके आ जाओ, तो उसके उस टाइम पैन कार्ड नहीं था, तो वो घर से पैन कार्ड लेके आया और पैसे बाइक से निकालने लगा तो उसके बाइक में पैसे नहीं थे। बाइक में कितने पैसे थे? 3 लाख रुपए। हाँ, उस टाइम पे एट प्रेजेंट 3 लाख थे और 3 लाख में से उसने 1.5 लाख रुपए PNB बैंक में डालने थे, तो वो पैसे नहीं थे। फुटेज आसपास की दुकानों की चेक की गई है, तो उसमें एक बंदा निकालता हुआ लगा। हाँ, हमारे को उधर कालावाली में नशा तस्करी की एक खेप पकड़े जाने के बाद में मेडिकल संचालक से कथित तौर पर 6 लाख रुपए CIA स्टाफ के नाम पर और 1,50,000 रुपए ड्रग कंट्रोलर के नाम पर वसूलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार केस शिकायत दिए जाने के बाद करीब 1 महीने बाद पुलिस हरकत में आई और इस मामले में एक आरोपी को खिलाफ जो केस दर्ज कर लिया गया है। मामले में पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उनका मेडिकल स्टोर है, जिस पर नशे की खेप मिलने का आरोप लगाकर दबाव बनाया गया। उसमें से ये कालावाली ने 72,400 कुछ सिग्नेचर और वॉल्यूम कैप्सूल पकड़ लिए। उसके रिगार्डिंग किसी ने नाम पता ना मालूम व्यक्ति ने क्या किया कि 7.5 लाख रुपए चाहिए कालावाली के नाम से लिए, तो उसके रिगार्डिंग हमने ये FIR दर्ज की। कौन लोग थे जिन्होंने पैसे दिए? वो जो मुद्दई है हमारे पास जगदीश राय, ये जो जोगिंद्र पाल के पिताजी है, और इन्होंने ये रुपए दिए थे। और जो इन्वेस्टिगेशन में आगे आएगा, जिसने पैसे लिए हैं और किसने आके डिस्ट्रीब्यूट किए, वो हम इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज आएगी उसको कार्रवाई के अंदर लेंगे। सर, जो नशे की जो खेप पकड़ी गई थी उसमें क्या कार्रवाई की गई थी? कितना उसमें रिकवरी थी? क्या उसमें 72,400 कुछ सिग्नेचर और हमारे पास कैप्सूल थे, और उसमें हमने DCO इंस्पेक्टर साहब को मौके पर बुला लिया था ये कालावाली की तरफ से, और वहाँ पे मौके पे स्पॉटनामा बनाकर कार्रवाई की गई थी। उधर नूह की रोजका मेव ग्राम पंचायत में उपचुनाव होना है और ऐसे में रोजका मेव ग्राम पंचायत में 25 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, जिसको गांव के हाजी अर्जुन के द्वारा जो है
उजागर किया गया। आपको बता दें कि सरपंच को उसे मामले में बर्खास्त कर जेल भेज दिया गया। अब ग्राम पंचायत रोजका मेव में फिर से जो है एक बार उपचुनाव है। वहीं पूर्व सरपंच पुत्र के द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है तथा शिकायतकर्ता हाजी अर्जुन को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शिकायतकर्ता हाजी अर्जुन ने बताया कि ग्राम पंचायत रोजका मेव में सरपंच दीन मोहम्मद को द्वारा जो है पंचायती फंड का फर्जी खाता खुलवाकर 25 करोड़ राशि का गबन किया गया था, जिसको तत्कालीन डीसी के द्वारा सरपंच पद से निलंबित कर दिया और पुलिस के द्वारा जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। इसमें गबन का मामला था, जो फर्जी खाता खोला है 25 करोड़ रुपए, तो उसमें से उड़ा लिए धोना ने और इसकी बहन और इसके बहने हो। वो आज भी चुनाव में तांडव करते फिर रहे, एक एक वोट की बोली लगा रहे, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। प्रशासन उस तीरों की तरफ अभी देख नहीं रहा है। खाते में से इन्हें क्या कर रहा है, जमीन खरीद रखी, वो जमीन बेच के 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए और बोली लगा रहे, एक एक वोट पे 10-10 लाख दीना गांव में घूम रहा है। जो इसमें मास्टरमाइंड है और इसकी बहन जो मास्टरमाइंड वो भी, और धोना जो उसका लड़का कैंडिडेट है। इसने इन पैसों में से पिछले चुनाव में 7 करोड़ रुपए लगाए थे, वो घोटाला उजागर हुआ। अब धोना अंदर है, जेल में बंद है। 4 दिन पहले तक लगातार झूठी कागज वगैरह बना के हाई कोर्ट लगाता रहा। मैं उसकी शिकायत करता हूँ सारी चीज। बाडड़ा खंड में शुक्रवार को दिन में भीषण गर्मी के उपरांत देर शाम को अचानक मौसम बदला और तेज आंधी शुरू हो गई। बारिश की वजह से खंड के विभिन्न स्थानों पर 500 से अधिक पेड़ और कई गांवों में बिजली के पोल टूट गए। बता दें कि सैकड़ों किसानों के कच्चे घर और पशुओं के लिए बनाए गए शेड को नुकसान पहुंचा है। तेज आंधी के साथ बारिश ने एक और जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं दूसरी ओर भारी नुकसान भी पहुंचा है। तो वहीं आपको बता दें कि तेज आंधी से खंड के कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई है और ठीक होने में अभी समय लग सकता है। तेज तूफान से मानव के साथ साथ अन्य जीव जंतुओं को भी समस्या से दो चार होना पड़ा है। तेज तूफान के चलते किसानों को भारी नुकसान देखने को मिला है और उन्होंने सरकार से भरपाई की भी मांग की है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव मंडी हरिया में, जो बाडड़ा खंड में पड़ता है। और कल शुक्रवार को देर शाम जो बारिश हुई, उससे भारी भरकम किसानों का नुकसान होने देखने को मिल रहा है। तो यहाँ हमारे पास कुछ किसान भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस प्रकार से किस किस प्रकार का उनका नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या नुकसान हुआ आपका? जी भाई साहब, ये पीछे वाला शेड और पोल्ट्री फार्म, उसमें भी ट्रेन पटी है। घर को तूड़ी डांगरों का था, उसकी भी ट्रेन पटी है। आप देख लो, बहुत भारी भरकम नुकसान हुआ है। गेट वेट सब तोड़ दिए इस आंधी तूफान में। लगभग कितना नुकसान? लगभग 5-6 लाख रुपए का नुकसान है। तो इस प्रकार से लगभग 5 से 6 लाख रुपए का एक किसान का नुकसान है यहाँ दिखाई दे रहा है। और कुछ किसान भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी, और चाहेंगे इस नुकसान? इसका ये कहना है जी, हम सरकार से मांग करते हैं कि इस जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिलवाया जाए। और भारी नुकसान हुआ है, घर के गेल नुकसान हो रहा है, न्यू नहीं एक जमींदार के नुकसान हुआ है। ऐसा कोई घर नहीं बचा जिसकी जो शेड थे वो नहीं टूट रहे हो। और सरकार से अपील है हमारी मौके पर आने के देखा जाए, इसका समाधान करवा जाए, उचित मुआवजा दिलवा जाए। और 2 बार फसल खराब हो चुकी है, तीसरी बार की भी ये कोई उम्मीद नहीं आगे की होगी कि नहीं होगी, इसलिए फसल भी बहुत खत्म हो चुकी है, कोई वो बचा नहीं अब की बार किसान बिल्कुल। तो ये साफ कहना है किसानों का कि नुकसान काफी हुआ है। उनका जो खेती बाड़ी बो रखी थी वो भी तबाह हो गई है उस तूफान से। और किसानों ने जो पशुओं के लिए शेड इत्यादि बनाए हुए थे वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। गांव बिंद्रावन, हड़ौदा, हड़ौदी, मांडी हरिया, मेंढीकेर, मेंढी पिरानो हुई, लगभग 5-7 गांव ऐसे हैं, आधा दर्जन भर गांव, जिनमें पूरी तरह से काफी नुकसान है। एक गांव के अगर औसतन किसानों की माने तो 8 से 10 करोड़ रुपए तक का एक गांव में नुकसान इस प्रकार को देखने को मिल रहा है। प्रकृति ने जिस प्रकार का प्रकोप दिखाया है, तो जो मौजूद लोग हैं उनका कहना है कि अपने जीवन में पहली बार इस प्रकार का तेज तूफान देखने को मिला है। और इनकी स्पष्ट कहना है कि सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इनकी भरपाई करे ताकि किसान फिर से अपना जीवन लीला शुरू कर दें। हर खबर यहाँ से बाडड़ा से विनोद कुमार। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।